अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट नेट असेंबली क्या होती है। डॉट नेट फ्रेमवर्क का थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास। उसके बाद हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे, एडियो डॉट नेट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ तक हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और मे भी पेपर में ये ज़रूर आते हैं। डॉट नेट असेंबली होता क्या है, अब अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो डॉट नेट असेंबली डॉट नेट फ्रेमवर्क में कंपाइल्ड कोड का एक फंडामेंटल यूनिट होता है। यानी जो कोड हम लोगों ने कंपाइल कर लिया होता है उसका एक यूनिट होता है। असेंबली को आप एक कंटेनर समझ सकते हैं जिसमें डॉट नेट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी कोड, रिसोर्सेज और मेटा डाटा होता है। यानी जितने भी हमारे मेटा डाटा होते हैं वो सारे हमारे डॉट नेट एप्लीकेशन या उसके जो भी कोड होता है उसके अंदर होता है। अब ये असेंबली जो होती है ये हमारे डायनामिक लिंक लाइब्रेरी यानी DLL या एग्जीक्यूटेबल फॉर्म की फाइल्स की फॉर्म में होती हैं। तो अगर हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के इसी वीडियो के अंदर, तो सबसे पहले देखें, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डॉट नेट असेंबली होता क्या है तो आप इसको गौर से याद रखें कि एक कंपाइल कोड का लॉजिकल यूनिट होता है या आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो CLR यानी कॉमन लैंग्वेज के अंडर एग्जीक्यूट होता है। अब ये कोड रिसोर्सेज और मेटा डाटा की कलेक्शन होता है और डॉट नेट एप्लीकेशन के डिप्लॉय और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। असेंबली को डॉट नेट फ्रेमवर्क में बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी डॉट नेट एप्लीकेशन का कोर कंपोनेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम डॉट नेट असेंबली लैंग्वेज के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है मैनिफेस्ट। अब हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसके अंदर भी हमारा मैनिफेस्ट जो होता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैनिफेस्ट क्या होता है, असेंबली का एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो इसका मेटा डाटा को स्टोर करता है। यानी जितनी भी हमारे कोड की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम मेटा डाटा बोलते हैं वो हमारे मैनिफेस्ट असेंबली का अंदर जो होते जाकर स्टोर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी डॉट नेट असेंबली होती है उसका नाम, उसका वेरिएंट नंबर, उसका कल्चर, उसकी पब्लिक की टोकन, इस जैसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी मैनिफेस्ट कोड के अंदर होती है। अब ये असेंबली के अंदर आने वाली जो टाइप्स होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है। मैनिफेस्ट के थ्रू CLR को पता चलता है कि असेंबली को कैसे लोड और इसको एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं MSIL यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा हाई लेवल कोड होता है जब उसको कंपाइल करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज या IL लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो असेंबली में जो कोड होता है वो हमारा MSIL के फॉर्म में होता है। यानी ये जो हमारा MSIL कोड था इसको हम लोग असेंबली कोड भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट कोड है जो डॉट नेट के कंपाइलर के थ्रू जनरेट होता है और CLR के अंडर एग्जीक्यूट होता है। MSIL क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जो बाद में क्या होता है कि JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर इस कोड को फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जब भी कोई एप्लीकेशन रन होती है और फिर वो डायरेक्टली जाकर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारा मेटा डाटा। तो मेटा डाटा क्या है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो असेंबली के अंदर वाले टाइप्स, मेंबर्स और रेफरेंसेस को डिस्क्राइब करता है। इसमें क्लासेस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज़, आप कह सकते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस मेटा डाटा के अंदर होती है। मेटा डाटा CLR को कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है और रिफ्लेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट के लिए भी ज़रूरी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो असेंबली के अंदर रिसोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं। कौन से रिसोर्सेज जैसे इमेज हो गई, स्ट्रिंग हो गया, कोई आइकन हो गया या कोई भी नॉन एग्जीक्यूटेबल डाटा जो एप्लीकेशन को रन टाइम पे यूज़ होता है। रिसोर्सेज को अलग से भी मैनेज किया जा सकता है सैटेलाइट असेंबलीज के थ्रू ताकि एप्लीकेशन मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दे सकें। अच्छा, अब मैंने जो रिसोर्सेज की बात की थी, इमेज, स्ट्रिंग, आइकन, अगर आप किसी ऐप की ले लें एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वहाँ पर व्हाट्सएप का जो आइकन होता है वो बस रन टाइम जब हम उसको यूज़ करते हैं तो तब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो आइकन आता है ना, तो वो हमारे पास रन टाइम के दौरान आता है। तो हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे असेंबली के ही होते हैं। उसके बाद अगर असेंबली के टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें जो है हमारे पास मोस्टली 2 टाइप्स आती हैं। एक होता है प्राइवेट असेंबली, एक होता है शेयर्ड असेंबली। प्राइवेट असेंबली ये असेंबली सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए होती हैं जिसमें ये यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है,
प्राइवेट असम्बलीज वो असम्बली होती हैं जो एप्लीकेशन के लिए होती हैं, जिसमें ये यूज़ हो रही होती हैं। यानी अगर आप लोगों ने यानी सिंगल एप्लीकेशन इसको यूज़ कर सकता है। अगर आपने किसी ऐप को इंस्टॉल करना है तो ऐप की इंस्टॉलेशन की जो डायरेक्टरी होती है उसमें हमारी प्राइवेट असम्बली स्टोर होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग शेयर्ड असम्बली की बात करते हैं तो हमारे पास ये मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए एक्सेसिबल होती है। शेयर्ड असम्बली का ग्लोबल असम्बली कैशे में स्टोर किया जाता है और ये स्ट्रॉन्ग नेम के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें असम्बली का नेम क्या है, उसका वेरिएंट, उसका कल्चर, उसका पब्लिक की टोकन भी इसी के अंदर ही होता है। ठीक है, यानी प्राइवेट असम्बली जो होती है सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है जो प्राइवेटली होती है, जबकि शेयर्ड असम्बली होती है वो मल्टीपल एप्लीकेशन इसको यूज़ करती हैं। उसके बाद डॉट नेट असम्बली के रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डिप्लॉयमेंट यूनिट। अब डिप्लॉयमेंट यूनिट में क्या होता है कि असम्बली डिप्लॉयमेंट यूनिट होती है जो मींस के आप इजीली असम्बली फाइल्स को मूव भी कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बगैर किसी भी कम्प्लेक्स सेटअप के आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट के वक्त आपको सिर्फ असम्बलीज प्रोवाइड करनी होती हैं और ये एप्लीकेशंस के लिए सफिशेंट होती हैं, सिर्फ आपने असम्बली प्रोवाइड करनी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद वेरिएंट यानी आप इसकी बात करें तो असम्बली का वेरिएंट नंबर होता है जो एप्लीकेशन के डिफरेंट वेरिएंट्स को मैनेज करने में भी हेल्प आउट करता है। ये वेरिएंटिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में हेल्प करती है। जब आप वेरिएंट बता देते हैं तो बगैर किसी भी कन्फ्लिक्शन के आप बच जाते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन इसको ईजिली यूज़ कर सकती हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो जब हम असम्बली को एक स्ट्रॉन्ग नेम दिया जाता है तो जाहिर बात है जब उसको एक स्ट्रॉन्ग नेम दिया जाता है तो वो एक टेम्पर प्रूफ बन जाता है, यानी ईजिली हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन की बात करें तो .NET एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन के लिए हमारी असम्बलीज एसेंशियल होती हैं। CLR ही है जो इन असम्बलीज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी उनके अंदर वाला जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें जो मैंने C# के अंदर लिखी हुई है तो इसकी एग्जांपल में देखें सिंपली यूजिंग नेम सिस्टम पब्लिक क्लास, कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने ये हमारे पास एक आउटपुट दिखा दिया है हेलो वर्ल्ड, ये उन्होंने C# के अंदर दिखाई है, हाई लेवल दिखाई है। तो जब असम्बली की बात करते हैं तो असम्बली में जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो हमारी MSIL कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो MSIL कोड होता है वही हमारी असम्बली लैंग्वेज का ही कोड होता है। ठीक है, तो होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी नीचे उन्होंने कोड की डिटेल बताई है कि ये मैनिफेस्ट होता है, एक मेटा डाटा के साथ होता है, फिर इसको मेन मेथड के थ्रू MSI कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, आपके सामने नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट लें, उन नोट से पढ़ें। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। यहाँ पर हमारे .NET के कंपोनेंट होते हैं ख़त्म। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग C# के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी कि 1 वीडियो में ही बनाऊं, अदरवाइज हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अलग होकर। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट रेडी कर लेंगे या इसी प्लेलिस्ट के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे।